नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। मैं हूं रवि पांडे और आज की 3 सबसे अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। BSE सेंसेक्स 1131 अंकों की बढ़त के साथ 75,301 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 325.55 अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। इस तेजी का असर सभी तरह के बिजनेस पर पड़ा, जिसमें बैंकिंग, ऑटो, IT, फाइनेंस के बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया। अब सवाल सामने आता है, क्या यह उछाल कुछ दिनों तक जारी रहेगा या फिर यह केवल एक अस्थायी सुधार है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन सवाल ये भी सामने आता है, आखिर बाजार में इतनी तेजी क्यों आई? आपको बता दें कि आज के उछाल के पीछे 5 बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार पर वापस लौटा है। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में आई मजबूती का सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी शेयरों की तेजी ने ग्लोबल निवेशकों का विश्वास बढ़ाया, जिसका फायदा भारतीय निवेशकों को भी मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी इस तेजी के लिए जिम्मेदार रही। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक भारत का GST कलेक्शन 7.3% बढ़कर 1,77,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है, देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई CPI 4.38% तक गिर गई थी, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जल्द ही ब्याज दरों को कम कर सकती है। ब्याज दरों में कमी से व्यापार और उद्योग जगत में फायदा होगा, जिससे शेयर बाजार में और तेजी आ सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज के बाजार में सबसे ज्यादा चमकने वाला सेक्टर रहा। आइशर मोटर के शेयर 9% तक चढ़ गए, जबकि मारुति सुजुकी ने अपने 8 महीने के उच्चतम स्तर को छू लिया। ऑटो कंपनियों की मजबूती, बिक्री और भविष्य की अच्छी संभावनाओं ने इस सेक्टर को मजबूती दे दी। IT कंपनियों के शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिसमें TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों के शेयरों में 3 से 5% तक की बढ़त देखी गई। वहीं बैंकिंग में ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक के शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या बाजार की यह तेजी जारी रहेगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी सुधार है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी को बरकरार रखने के लिए विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में वापस आना जरूरी होगा। हालांकि अभी भी अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ब्याज की दरों में संभावित बदलाव बाजार पर असर डाल सकते हैं। अगर आप भी इस तेजी में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करें, जैसे कि HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, जो बाजार में स्थिरता बनाए रखते हैं। दूसरा, छोटी कंपनियां मिड कैप एंड स्मॉल कैप में निवेश करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें अस्थिरता बनी रहती है और आपके पैसे रिस्क में बने रहते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें। इंट्राडे जैसी ट्रेडिंग बिल्कुल न करें, आपको नुकसान हो सकता है। चौथा, बाजार की अगली चाल पर नजर बनाए रखें। जैसे ही विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लौटते हैं, तब और भी बेहतर मौके मिल सकते हैं और शेयर मार्केट में उछाल आ सकती है। आज के बाजार में आई तेजी के पीछे कई मजबूत कारण रहे, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा बना रहता है। अब सवाल ये है, क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर अगले हफ्ते बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घाना की महिला जेनिफर एपे को 3 किलो कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग्स की कीमत 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्या यह अकेला मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया काम कर रहा है? क्या भारत अब ड्रग तस्करों का नया टारगेट बन चुका है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैनात DRI के अधिकारियों को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि एक विदेशी महिला ड्रग्स लेकर भारत में दाखिल होने वाली है। जैसे ही जेनिफर एपे एयरपोर्ट पर उतरी, सुरक्षा अधिकारियों ने उसके बैग की गहन जांच की। जांच में यह पाया गया कि बैग में गुप्त तरीके से करीब 3 किलोग्राम कोकीन छुपाई गई थी, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 38 करोड़ रुपए है।
DRI अधिकारियों ने तुरंत महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और जांच के लिए आगे भेज दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेनिफर एब्बी के पीछे कौन लोग हैं। क्या वह सिर्फ एक कोरियर थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जेनिफर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के लिए काम कर रही थी। जांच एजेंसियों को यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भारत में इन ड्रग्स का रिसीवर कौन था और यह ड्रग्स किस देश से आई थी। संभावना है कि यह एक मल्टी कंट्री ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के ड्रग्स कॉन्ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। 2024 में मुंबई एयरपोर्ट पर 50 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। 2023 में दिल्ली एयरपोर्ट पर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों से 100 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई थी। ये काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है। चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को हाल के वर्षों में ड्रग तस्करी के लिए हॉटस्पॉट माना जा रहा है और कई बड़े ड्रग्स डीलर इन्हीं एयरपोर्ट के माध्यम से अपनी ड्रग की तस्करी कर रहे हैं। मतलब साफ है, भारत को अब ड्रग तस्करों का नया टारगेट बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवाओं में बढ़ती पार्टी कल्चर के कारण ड्रग्स की मांग चढ़ रही है। यही वजह है कि ड्रग माफिया अब भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनिफर एब्बी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। जमानत मिलना इस केस में नामुमकिन होता है। DRI और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और लगातार जांच चल रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ये ड्रग्स भारत में ना आ सके। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, खासकर उन यात्रियों पर नजर रखनी होगी जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों से आ रहे हैं। ड्रग्स की सप्लाई चेन को भी पूरी तरह से तोड़ना होगा। सिर्फ ड्रग्स को लाने वालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये कहां से भेजे जा रहे हैं उन पर इसकी कार्रवाई करनी होगी और साथ में युवाओं को भी इसके लिए जागरूक करना होगा, क्योंकि जब तक मांग नहीं होगी सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। कड़े कानूनों को लागू करना होगा, सजा को और बढ़ाना होगा ताकि ड्रग डीलर इससे डर सके। सरकार को चाहिए कि NCB, DRI और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बैठाए ताकि ड्रग्स डीलिंग करने वाले लोगों के मन में डर बने और उनकी हर हरकत पर नजर बनाई जा सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक बार फिर से गूंज उठी गोलियों की आवाज। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 31 नक्सली ढेर हो गए और 2 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए। क्या यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खतरे को कम करने के लिए एक बड़ा कदम है? आइए इसको समझते हैं, या फिर यह संघर्ष अभी चलता रहेगा। इस पूरे ऑपरेशन की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। 19 मार्च 2025 की रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर स्थित इंद्रावती नेशनल पार्क का इलाका, चारों ओर घना जंगल और अंदर छुपे खूंखार नक्सली। लेकिन सुरक्षा बलों को पहले से ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि नक्सली इस इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं और बड़ी योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस की DRG और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF और CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। यह ऑपरेशन बहुत खुफिया तरीके से प्लान किया गया ताकि नक्सली सतर्क न हो सके। 20 मार्च की सुबह होते ही सुरक्षा बलों की टीमें अलग अलग दिशाओं में जंगल में घुसने लगी। उन्हें अंदेशा था कि नक्सली भारी मात्रा में हथियारों से लैस हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल मुख्य इलाके की ओर बढ़े, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। नक्सलियों ने ऊंचाई पर अपनी पोजीशन बना रखी थी जिससे वे आसानी से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और एक एक करके नक्सलियों को घेरना शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे तक चली इस भीषण मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, लेकिन इस लड़ाई में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए जो इस ऑपरेशन के सच्चे हीरो थे। इनकाउंटर खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी है और वहां भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हो रहे हैं।
आपको बता दें, बरामद सामान में AK-47 और SLR राइफलें, 303 राइफलें और ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए और साथ में IED बम बनाने की सामग्री बड़ी संख्या में बरामद हुई। ये सब दर्शाता है कि नक्सली किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने उनकी योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद सरकार ने साफ कह दिया कि नक्सलवाद का अंत अब ज्यादा दूर नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुरक्षा बलों को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि राज्य में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बस्तर के IG P सुदम्बरम के मुताबिक यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के अभियान चलाकर नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। नक्सलवाद भारत के लिए पिछले कई दशकों से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार और सुरक्षा बलों ने इसे खत्म करने के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए, लेकिन नक्सली अभी भी कई इलाकों में सक्रिय हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इस इनकाउंटर से नक्सलवाद खात्मा हो जाएगा? क्या नक्सली अब कमजोर पड़ जाएंगे या फिर से वे रीग्रुप होकर कोई नई साजिश रचेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सरकार और सुरक्षा बलों को यह रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सफल होगी या नहीं, या फिर अभी और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करके इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। आप किस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।